सभी को मेरा सादर प्रणाम। मेरा नाम है प्रियंका। मैं पढ़ा रही हूँ आपको लाइफ साइंसेस। स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गुरुमंत्रा शिक्षा का ग्रंथ में। आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे रेगुलेशन ऑफ जीन ट्रांसक्रिप्शन के बारे में, और बाकी जो जो चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, तो आप चेक कर लीजिए आप क्या क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हमारे पास। तो चलिए देखिए, रेगुलेशन ऑफ जीन ट्रांसक्रिप्शन किस तरह से प्रोकैरियोट्स में होता है और कैसे यूकैरियोट्स में होगा, ये भी हम देखेंगे। सबसे पहले बात करेंगे जीन रेगुलेशन की इन प्रोकैरियोट्स। ठीक है, तो प्रोकैरियोट्स में जो जीन रेगुलेशन होता है उसको करने के लिए कुछ रेगुलेटरी प्रोटीन्स होती हैं, और ये रेगुलेटरी प्रोटीन्स जो हैं रेगुलेटरी सीक्वेंसेस के साथ बाइंड करती हैं। अगर आपने पिछला लेक्चर या तो आपको पहले से नॉलेज होगा या आप पिछला लेक्चर देख के आए होंगे, जहां पे मैंने आपको रेगुलेटरी प्रोटीन्स के बारे में भी पढ़ाया था कि क्या होती हैं रेगुलेटरी प्रोटीन्स, या किस तरह से ये एज अ एनहांसर काम कर सकती हैं या फिर साइलेंसर काम कर सकती हैं। तो प्रोकैरियोट्स में जो मेनली जीन रेगुलेशन में रोल होता है वो रेगुलेटरी प्रोटीन्स का होता है, जो किसके साथ बाइंड करती हैं? रेगुलेटरी सीक्वेंसेस के साथ। क्या आपको याद है कि रेगुलेटरी सीक्वेंसेस क्या होते हैं? वो सीक्वेंसेस जो आपको कहाँ डीएनए पे मिलेंगे, लेकिन कोर जो प्रमोटर है उससे थोड़ा दूर पे मिलेंगे आपको रेगुलेटरी सीक्वेंसेस। इन सीक्वेंसेस पे रेगुलेटरी प्रोटीन्स आके बाइंड करती हैं, और बहुत आपको पटाखों की थोड़ी आवाज़ पे आ रही होगी, यहाँ बंद ही नहीं हो रहे हैं दिवाली करके, मतलब दिवाली ख़त्म होगी उसके बाद भी लोग लगे रहते हैं। ठीक है, अगर आवाज़ आ रही हो, नहीं आ रही हो तो बहुत अच्छी बात है। तो रेगुलेटरी सीक्वेंस में आपको बता रही थी कि रेगुलेटरी सीक्वेंस जो होता है ये इस पे आके रेगुलेटरी प्रोटीन्स बाइंड करती हैं, और वो प्रोटीन्स जो हैं ट्रांसक्रिप्शन को इन्हांस भी कर सकती हैं और कम भी कर सकती हैं। अब देखिए, या तो वो प्रोटीन्स एक्ट करेंगी एक एक्टिवेटर की तरह या फिर रिप्रेसर की तरह काम करेंगी। ओके, तो मतलब जीन रेगुलेशन जो है वो पॉजिटिव रेगुलेशन भी हो सकता है या नेगेटिव रेगुलेशन भी हो सकता है। क्या होता है पॉजिटिव रेगुलेशन? देखिए, पॉजिटिव रेगुलेशन ऑफ जीन्स ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन तब होगा जब कोई रेगुलेटरी प्रोटीन जो कि एक एक्टिवेटर होगी, एक एक्टिवेटर रेगुलेटरी प्रोटीन जो है वो टारगेट डीएनए साइट पे बाइंड करेगी। टारगेट डीएनए साइट कौन सा है? उसका ऑपरेटर, और रेट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन को इंक्रीज करेगी। देखिए, पॉजिटिव रेगुलेशन तब होता है जब एक एक्टिवेटर प्रोटीन जो कि रेगुलेटरी प्रोटीन है वो डीएनए की टारगेट डीएनए साइट पे, मतलब मोस्टली ऑपरेटर पे बाइंड करती है और ट्रांसक्रिप्शन को इन्हांस करती है, ट्रांसक्रिप्शन के रेट को बढ़ाती है। वहीं नेगेटिव रेगुलेशन कब होता है? ये तब होता है जब एक्टिवेटर नहीं, एक रिप्रेसर प्रोटीन जो है वो टारगेट साइट के साथ बाइंड कर जाएगा। मेनली हमारे पास टारगेट साइट ऑपरेटर होता है, और जीन एक्सप्रेशन जो है वो नहीं होने देगा, मतलब जो हमारा ट्रांसक्रिप्शन होना था वो नहीं हो पाएगा, जीन्स का ट्रांसक्रिप्शन जो है वो नहीं हो पाएगा। समझ गए आप? पॉजिटिव रेगुलेशन तब होता है जब एक्टिवेटर ऑपरेटर के साथ बाइंड करेगा और ट्रांसक्रिप्शन को इंक्रीज करेगा। वहीं नेगेटिव रेगुलेशन तब होगा जब कोई रिप्रेसर टारगेट साइट यानी कि ऑपरेटर के साथ बाइंड करेगा और जीन एक्सप्रेशन को प्रिवेंट कर देगा। फिर आगे और बात आती है कि कॉन्स्टिट्यूटिव जीन्स और हाउसकीपिंग जीन्स जो हैं वो क्या होती हैं। कॉन्स्टिट्यूटिव जीन्स और हाउसकीपिंग जीन्स, देखिए कुछ जीन्स होती हैं जो कि हमेशा हर सेल में जनरल फंक्शन परफॉर्म करने के लिए ज़रूरी होती हैं। ठीक है, तो ये जीन्स जो हैं ये हमेशा ही एक्टिव रहती हैं, ये इन पे कोई रेगुलेशन नहीं होता है। ठीक है, ये अपना कांस्टेंट रेट पे खुद को एक्सप्रेस करती रहती हैं, क्योंकि इनका जो काम है
वो हमारी सेल के जो जनरल फंक्शंस होते हैं उन जनरल फंक्शंस को करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। समझ के ना, कोई भी हमारी सेल है उसके जो जनरल फंक्शंस हैं उन कामों को करने के लिए, उन फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए जो जीन्स चाहिए वो कॉन्सेंट्रेट पे खुद को एक्सप्रेस करती रहती है। ठीक, तो ये कॉन्स्टिट्यूटिव जीन्स, इनको हाउसकीपिंग जीन्स भी कहा जाता है और ये कॉन्स्टेंटली खुद को एक्सप्रेस करती रहती हैं एट ऑल द टाइम। एग्जाम्पल हमारे पास आ जाएगा वो जीन्स जो कि हमारे पास ग्लाइकोलिसिस के एंजाइम्स को एनकोड करेंगे। यू नो ना, जीन्स की तो प्रोटीन को एनकोड करती हैं, ठीक है। तो जो जीन्स जो हैं ग्लाइकोलिसिस के एंजाइम्स को एनकोड करती हैं उनको हम क्या कहते हैं, जल्दी से बताइए। कॉन्स्टिट्यूटिव और हाउसकीपिंग जीन्स। इतना क्लियर हो गया आपको सब अच्छे से कि क्या होता है, आपके पास पॉजिटिव रेगुलेशन कैसे हो सकता है या फिर नेगेटिव रेगुलेशन कैसे हो सकता है। अगर आपको समझ आ रहा है तो लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा, प्लस जितना हो सकता है शेयर कर दीजिए। नेक्स्ट फिर हमारे पास आता है ऑपेरोन मॉडल। ऑपेरोन मॉडल जो है ये हम इस मॉडल के थ्रू हम दिखाते हैं जीन रेगुलेशन इन प्रोकैरियोट्स की प्रोकैरियोट्स में कैसे जीन का रेगुलेशन हो रहा है। सबसे पहले जो ऑपेरोन मॉडल था उसको फॉर्मुलेट किया था जैकोब एंड मोनोड ने 1961 में। अगर बात करते हैं कि ऑपेरोन क्या होता है, याद रखिएगा ऑपेरोन मेनली आपको बैक्टीरियाज में मेनली देखने को मिलता है, ठीक है। तो ऑपेरोन जो है एक यूनिट है बैक्टीरियल जीन एक्सप्रेशन का और उसके रेगुलेशन का। कैसे बैक्टीरियल जीन खुद को एक्सप्रेस करती है, कब वो ज्यादा काम करेगी, कब वो कम काम करेगी, तो ये हो गया उसका रेगुलेशन। तो ऑपेरोन समझ के यूनिट ऑफ बैक्टीरियल जीन एक्सप्रेशन और उसका रेगुलेशन। अब ऑपेरोन में आपको क्या क्या मिलता है, स्ट्रक्चरल जीन्स, रेगुलेटरी सीक्वेंसेस विच आर रिकॉग्नाइज्ड बाय रेगुलेटरी प्रोटीन्स। तो ऑपेरोन में देखिए एक आपको, और देखिए मैं फिर से बता देती हूँ, आपको स्ट्रक्चरल जीन्स मिलती हैं, उसके साथ ऑपरेटर भी होगा, उसके साथ प्रमोटर भी होगा, ठीक है, और स्ट्रक्चरल जीन्स होती हैं। ठीक, फिर से बता रही हूं, ऑपरेटर, प्रमोटर, स्ट्रक्चरल जीन्स जो हैं वो रहती हैं एक ऑपेरोन में। स्ट्रक्चरल जीन्स को नॉर्मली रेगुलेटरी सीक्वेंसेस जो हैं, जो रेगुलेटरी सीक्वेंसेस होते हैं उनको रेगुलेटरी सीक्वेंसेस भी इसमें इंक्लूडेड होते हैं जो कि रिकॉग्नाइज किए जाते हैं बाय रेगुलेटरी प्रोटीन्स। फाइन, तो मेनली आपको याद रखना है कि एक ऑपेरोन में प्रमोटर, स्ट्रक्चरल जीन्स और ऑपरेटर होता है। सारी की सारी जीन्स जो होंगी ऑपेरोन में वो एक साथ एक्सप्रेस होती हैं एज अ सिंगल यूनिट। एक साथ मतलब एक ही यूनिट की तरह वो एक साथ खुद को एक्सप्रेस कर रही होंगी, ठीक है। अपने अलग अलग प्रोडक्ट दे रही होंगी लेकिन एक साथ सारी की सारी जीन्स खुद को एक साथ एक्सप्रेस करती हैं एज अ सिंगल यूनिट, ठीक। ओनली अ सिंगल प्रमोटर। देखिए, अगर हमें देखना है कि कैसे स्ट्रक्चरल जीन में ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है, कैसे उसका रेगुलेशन हो रहा है, तो ओनली अ सिंगल प्रमोटर इज रिक्वायर्ड टू इनिशिएट एंड रेगुलेट ट्रांसक्रिप्शन ऑफ ऑल द स्ट्रक्चरल जीन। जितनी भी स्ट्रक्चरल जीन्स होती हैं उनका ट्रांसक्रिप्शन को इनिशिएट करना, उसका रेगुलेशन के लिए एक ही हमें प्रमोटर की जरूरत होती है। तो ऑपेरोन का एग्जाम्पल जो एक बहुत कॉमन सा ऑपेरोन हमको देखने को मिलता है ई कोलाई में वो है लैक्टोज ऑपेरोन और लैक ऑपेरोन। उसके अलावा हम एक ट्रिप्टोफैन ऑपेरोन भी पढ़ते हैं, ठीक। तो चलिए बात करते हैं हम पहले ऑपेरोन की। आप ध्यान से देख लीजिए, ये है रेगुलेटर जीन, लेकिन ध्यान रखिएगा जो रेगुलेटर जीन है, ठीक, ये ऑपेरोन का हिस्सा नहीं होती है। रेगुलेटर जीन ऑपेरोन का हिस्सा नहीं होती है। ये एक मॉडल तैयार किया गया है। मॉडल का हिस्सा होंगे ऑपरेटर, प्रमोटर, प्रमोटर भी होगा यहाँ पे, और स्ट्रक्चरल जीन्स, ठीक है। अब ये जो रेगुलेटरी जीन है ये अपना mRNA सिंथेसाइज करती है जिससे एक रिप्रेसर बनता है, ठीक है। अब अगर ये रिप्रेसर जो है ये ऑपरेटर के साथ बाइंड कर जाए तो बिल्कुल पूरा का पूरा बंद हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो गया, यहाँ पे रिप्रेसर ने क्या किया, बाइंड किया ऑपरेटर के साथ और पूरे का पूरा ऑपेरोन को बंद कर दिया, ठीक है। अब हम एक एक करके जानेंगे कि प्रमोटर क्या होता है और ऑपरेटर क्या होता है, ठीक।
अब क्या हुआ, कई बार जो है हमारे पास एक और इंड्यूसर होता है, एक और प्रोटीन होती है जिसके पास देखिए यहाँ पे वो जुड़ जाएगा रिप्रेशर के साथ, ठीक है, और फिर रिप्रेशर ऑपरेटर पे नहीं जा पाएगा। अब जब ऑपरेटर पे नहीं जा पा रहा है तो ऑपरेटर जो है अलाउ करता है प्रमोटर को कि वो क्या कर सकता है, इनिशिएट कर सकता है ट्रांसक्रिप्शन, और कंप्लीटली हमारे पास जो है हमें हमारी प्रोटीन्स मिल जाती हैं, ठीक। तो ये इसी तरह का लैक ऑपरेरॉन होता है, और आगे हम इसी तरह से पढ़ने वाले हैं। तो आप समझ गए कि ऑपरेटर, प्रमोटर, स्ट्रक्चरल जीन्स जो हैं ये मेन कंपोनेंट्स होते हैं किसी भी ऑपरेटर के। रेगुलेटर जीन जो है, रेगुलेटर जीन इज नॉट द मेन कंपोनेंट ऑफ ऑपरेटर, ये अलग होता है, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज क्लियर है और आपको कोई कंफ्यूजन नहीं है इसमें। चलिए अब लैक ऑपेरोन की बात करते हैं। तो लैक ऑपेरोन जो है वो एक इंड्यूसिबल ऑपेरोन है। फाइन, इंड्यूसिबल ऑपेरोन कैसे है, थोड़ा आपको आइडिया मिल गया होगा, थोड़ा और आइडिया हम आगे लेंगे, ठीक है। तो लैक ऑपेरोन में 3 स्ट्रक्चरल जीन्स होती हैं, एक ऑपरेटर होता है और एक प्रमोटर होता है। अभी जो आप देख के आ रहे हैं ऑपेरोन, वो एक जनरल ऑपेरोन दिखाया मैंने आपको। आगे आप लैक ऑपेरोन का स्ट्रक्चर देखेंगे तो क्या कहा मैंने कि लैक ऑपेरोन जो है उसमें 3 स्ट्रक्चरल जीन्स होती हैं, एक ऑपरेटर होता है और एक प्रमोटर होता है, ठीक है। फिर ये जो लैक ऑपेरोन है इसका जो भी प्रोडक्ट आएगा, इन जीन्स का जो प्रोडक्ट आएगा, ठीक है, वो हेल्प करेगा कन्वर्जन में, लैक्टोज का ब्रेकडाउन कर देगा ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज में। यू नो दैट कि ग्लूकोज जो है लैक्टोज जो है वो ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज को मिलके ही बना है, ठीक है। तो लैक ऑपेरोन में जो ये 3 स्ट्रक्चरल जीन्स हैं, ऑपरेटर हैं, प्रमोटर हैं, ये मिलके काम करेंगे, फाइनली हमको एक प्रोडक्ट मिलेगा। वो प्रोडक्ट जो है लैक्टोज को ब्रेक डाउन करेगा ग्लूकोज और गैलेक्टोज में। लैक ऑपरेटर की बात करते हैं, ऑपरेटर होगा वहां पे एक, है ना, ऑपेरोन में ऑपरेटर होता है, प्रमोटर होता है, और बताइए क्या होता है हमारे पास, स्ट्रक्चरल जीन्स होती हैं। तो देखिए लैक ऑपरेटर जो है ये वो रीजन होता है जो प्रमोटर और स्ट्रक्चरल जीन्स के बीच में प्रेजेंट होता है। अभी जब आपने ऑपरेटर देखा तो बिल्कुल साथ में था स्ट्रक्चरल जीन्स के, तो उससे पहले प्रमोटर होता है। तो लैक ऑपरेटर इट लाइज बिटवीन प्रमोटर एंड स्ट्रक्चरल जीन्स, और ये जो ऑपरेटर होता है ये रेगुलेटरी प्रोटीन्स के साथ भी इंटरेक्ट करता है, क्योंकि हमने पढ़ा था ना अभी कि जो रेगुलेटरी प्रोटीन्स हैं वो ऑपरेटर पे बाइंड करके इसको इनहिबिट कर सकती हैं, है ना। अगर नहीं बाइंड कर पाएंगी तो अच्छे से ट्रांसक्रिप्शन हो जाएगी। तो देखिए लैक ऑपेरो, अब बहुत सारे के दिमाग में ये कंफ्यूजन हो सकता है कि मैम जो ट्रांसक्रिप्शन है वो तो प्रमोटर से शुरू होगा, है ना, तो ऑपरेटर को रोक के क्या हो गया, ठीक है। अरे ऑपरेटर जो है अगर वो बंद हो जाता है तो उस पर काम नहीं हो पा रहा है, तो वो कुछ ऐसे काम भी नहीं होने देता जो कि प्रमोटर के काम करने के लिए जरूरी हैं। अब बहुत आगे इसके बारे में बात करूंगी, बहुत बेसिक सी चीज है कि ऑपरेटर आरएनए पॉलीमरेज जो कि जरूरी है ट्रांसक्रिप्शन के लिए, उसी आरएनए पॉलीमरेज को प्रमोटर के साथ बाइंड नहीं करने देगा। जब वो बाइंड नहीं होगा तो ट्रांसक्रिप्शन कैसे होगी, समझ गए आप। तो चलिए तो अभी हम पढ़ते हैं ऑपरेटर के बारे में मेनली कि ऑपरेटर जो है प्रमोटर और स्ट्रक्चरल जीन्स के बीच में प्रेजेंट होता है, इंटरेक्ट करता है रेगुलेटरी प्रोटीन्स के साथ। ऑपेरोन 2 टाइप्स के जो ऑपरेटर्स होते हैं वो 2 टाइप के हो जाते हैं, एक प्राइमरी ऑपरेटर एंड सेकेंडरी ऑपरेटर। मेनली लैक ऑपरेटर की बात कर रहे हैं तो मैं भी आपको यहाँ लैक ऑपेरोन में जो ऑपरेटर्स हैं उन्हीं के बारे में बता रही हूँ। लैक ऑपेरोन में 2 टाइप के ऑपरेटर हो सकते हैं, एक प्राइमरी जिसको हम O1 भी कहते हैं, ये एक पैलिंड्रोम है, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है, आप जानते हैं उल्टा सीधा एक जैसे भी जिस तरफ से भी पढ़ोगे आपको एक जैसा पढ़ने को आएगा। तो एक पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है जो कि -5 to +21 इस पोजीशन में प्रेजेंट होता है। अब आप समझते हैं -5 मतलब इनिशिएशन, पॉइंट ऑफ इनिशिएशन से अपस्ट्रीम, और +21 मतलब उससे डाउनस्ट्रीम। अब कहाँ प्रेजेंट है O1, -5 to +21।
अब ये जो होता है इसके लिए लैक रिप्रेशर जो है इसकी एफिनिटी काफ़ी ज़्यादा होती है और इसके साथ लैक रिप्रेशर बाइंड करता है और प्रिवेंट करता है आरएनए पॉलीमरेज को कि वो इनिशिएट ना कर पाए ट्रांसक्रिप्शन एट प्रमोटर। तो देखिए समझ लीजिए आप फिर से कि जो आपका ऑपरेटर है, दो टाइप के ऑपरेटर्स आपको लैक ओपेरोन में देखने को मिलते हैं। प्राइमरी ओवन जिसको हम कहते हैं वो एक पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है, -5 to +21 सीक्वेंसेस के बीच में प्रेजेंट है, बाइंड करता है और जो रिप्रेसर है हमारा वो इस ऑपरेटर के साथ बाइंड करता है और जब एक बार रिप्रेशर ऑपरेटर के साथ बाइंड कर गया तो आरएनए पॉलीमरेज जो है वो प्रमोटर पे पहुंच के ट्रांसक्रिप्शन को इनिशिएट नहीं कर पाता है। सेकेंडरी जो प्रमोटर्स हैं हमारे पास वो हैं O2 एंड O3 ऑपरेटर्स। ये प्रेजेंट होते हैं आपके +410 एंड -90 पोजीशन पे रिस्पेक्टिवली, मतलब O2 +410 पे है और O3 जो है वो -90 पे है। ये वीक ऑपरेटर्स होते हैं। प्राइमरी ऑपरेटर काफी स्ट्रॉन्ग ऑपरेटर है जिसके पास रिप्रेशर के लिए काफी ज्यादा एफिनिटी होती है, वाइल सेकेंडरी जो ऑपरेटर्स होते हैं इनके पास थोड़ी कम एफिनिटी होती है लैक रिप्रेशर के लिए। फाइन, तो ऑपरेटर आपको क्लियर हो गया। ऑपेरोन का ऑपरेटर बिल्कुल क्लियर है कि उसका क्या काम होगा। उसके साथ रेगुलेटरी प्रोटीन्स जो हैं इंटरेक्ट करेंगी। अब इनहिबिटरी है या फिर मतलब क्या कर सकती है, एक्टिवेट कर सकती है, उस पर डिपेंड करता है। अगर वो एक्टिवेट करेगी तो ट्रांसक्रिप्शन इंक्रीज करेगी, अगर वो इनहिबिटरी होगी तो ट्रांसक्रिप्शन रुक जाएगी। देखिए लैक स्ट्रक्चरल जीन्स के बारे में अब हम जानते हैं कि लैक स्ट्रक्चरल जीन्स क्या हैं, क्या काम है लैक स्ट्रक्चरल जीन्स का। प्रमोटर हम समझ रहे हैं क्योंकि हम 3 मेन जीन्स के बारे में बात कर रहे हैं। हमारी जो 3 मेन जीन्स हैं वो कौन कौन सी हैं? हम 3 मेन जीन्स नहीं, मतलब पूरा एक जो ऑपेरोन है उसमें 3 मेन कंपोनेंट्स हमारे पास हैं, ऑपरेटर, प्रमोटर एंड स्ट्रक्चरल जीन्स, जिसमें से हमने अभी पढ़ा ऑपरेटर। जो स्ट्रक्चरल जीन्स हैं, देखिए एक स्ट्रक्चरल जीन जो है वो सिंपली एक जीन है जो कि किसी प्रोटीन को एनकोड करती है या आरएनए को एनकोड करती है। देखिए जो स्ट्रक्चरल जीन है वो उनसे पहले जीन क्या है, सेगमेंट ऑफ डीएनए ना, जिसका ट्रांसक्रिप्शन होगा तो उससे आरएनए बन सकता है और वो आरएनए जो है प्रोटीन सिंथेसिस में अपना रोल प्ले करता है। ठीक है, तो लैक्टोज एक बीटा गैलेक्टोसाइड है। लैक्टोज एक बीटा गैलेक्टोसाइड है जिसको एशेरिशिया कोलाई यूज करता है एनर्जी लेने के लिए और एज अ कार्बन सोर्स। ओके, तो इसका जो अपटेक है और डिग्रेडेशन है, जो लैक्टोज का अपटेक होगा उसको लेना होगा, उसको डिग्रेड करना होगा, मतलब उसका कैटाबॉलिज्म होगा या मतलब तो वो जो है वो मीडिएट किया जाएगा बाय स्ट्रक्चरल जीन। कैटाबॉलिज्म समझते हैं ना आप, एनाबॉलिज्म सिंथेसाइज करना, कैटाबॉलिज्म ब्रेक डाउन करना, दीज आर द टाइप्स ऑफ मेटाबॉलिज्म। ओके, तो अपटेक और डिग्रेडेशन हमारे पास जो होता है इसका लैक्टोज का, वो मीडिएट किया जाता है बाय स्ट्रक्चरल जीन्स। लैक ऑपेरोन में 3 स्ट्रक्चरल जीन्स हैं। कितनी स्ट्रक्चरल जीन्स हैं? 3 स्ट्रक्चरल जीन्स हमको लैक ऑपेरोन में देखने को मिलते हैं। देखिए लैक जेड, ये याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप भूलना नहीं है आपको ये चीजें। ठीक है, लैक जेड जो है, लैक जेड कोड करता है फॉर बीटा गैलेक्टोसाइडेज। लैक जेड कोड्स फॉर बीटा गैलेक्टोसाइडेज। किसके लिए कोड करता है लैक जेड? बीटा गैलेक्टोसाइडेज के लिए। बीटा गैलेक्टोसाइडेज एक एंजाइम है जो लैक्टोज को क्लीव करता है ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज में। ठीक है, हमने पढ़ा था ना स्ट्रक्चरल जीन का जो प्रोडक्ट होगा उसमें क्या होता है, लैक्टोज जो है उसको तोड़ दिया जाता है ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज में। ठीक है, तो लैक वाई जो है ये कोड करता है बीटा गैलेक्टोसाइड परमिएज के लिए। तो ये एंजाइम जो बनता है ये लैक्टोज को सेल के अंदर आने देता है। तो ये एंजाइम कौन बनाता है? लैक वाई। लैक ए जो जीन है हमारे पास स्ट्रक्चरल जीन है, कोड करती है फॉर बीटा गैलेक्टोसाइड
ट्रांस एसिटाइलेज के लिए, और ये बीटा गैलेक्टोसाइड ट्रांस एसिटाइलेज जो है इसका कैटाबॉलिज्म में कोई काम नहीं होता है। हालांकि ये डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ कंपाउंड्स में अपना रोल प्ले करता है, कंपाउंड्स को डिटॉक्सिफाई करने में अपना रोल प्ले करेगा। कैसे? ट्रांस एसिटाइलेज हमारे पास पता है हमें कि ये इसका काम क्या होता है, एसिटाइल ग्रुप को ट्रांसफर कर देगा ये बीटा गैलेक्टोसाइड पे। एसिटाइल ग्रुप कहां से लेगा? एसिटाइल कोएंजाइम ए से एसिटाइल ग्रुप को लेके बीटा गैलेक्टोसाइड पे ट्रांसफर कर देगा और उसको डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस में भेज देगा। तो लैक जेड का काम है बीटा गैलेक्टोसाइडेज को कोड करना, जिसका काम आप फर्दर समझ गए कि लैक्टोज को ब्रेक करना है ग्लूकोज और गैलेक्टोज में। वही लैक वाई का काम है बीटा गैलेक्टोसाइड परमेज को कोड करना, जो कि लैक्टोज को सेल के अंदर लाएगा, और लैक ए जो है वो बीटा गैलेक्टोसाइड ट्रांस एसिटाइलेज को कोड करेगा, जो फिर डिटॉक्सिफिकेशन में हेल्प करेगा। तो ये जितनी भी जीन्स हैं ये ट्रांसक्राइब की जाती हैं इनटू अ मल्टीजेनिक एमआरएनए। फाइन। देखिए अब लैक रिप्रेसर की बात करते हैं। प्रमोटर तो हमने पढ़ा है याद, अगर आप मेरा पिछला वीडियो देख के आए हैं तो प्रमोटर आपने वहां पढ़ा होगा। अगर आप नहीं देख के आए हैं तो ये प्लेलिस्ट है, आप उसमें जाइए, चेक करिए, आपको मिल जाएगा वहां पे। हमने प्रमोटर पहले कवर कर लिया है, बहुत अच्छे से प्रमोटर किया था। यूकैरियोट्स के लिए अलग से पढ़े थे हमने, प्रोकैरियोट्स के लिए हमने अलग से पढ़े थे, है ना। तो लैक रिप्रेसर एग्जैक्टली क्या है? ये क्रॉस एक्टिंग रेगुलेटरी जीन है। आप तो मैम बोलते हैं कि सिस एक्टिंग वो होता है जो सेम मॉलिक्यूल पे एक्ट कर पाए, ट्रांस एक्टिंग वो होता है जो कि दूसरे मॉलिक्यूल पे एक्ट कर पाए। लेकिन हमने तो रेगुलेटरी प्रोटीन, अभी आपने जो डायग्राम दिखा उसमें आपने एक ही जगह पे बनाया था, मैंने कहा था वो एक मॉडल है। रेगुलेटरी प्रोटीन इज नॉट अ पार्ट ऑफ ऑपेरोन, वो सिर्फ एक ऑपेरोन मॉडल एज अ होल उसको बोला जाता है। ऑपेरोन का मेन हिस्सा आता है प्रमोटर, ऑपरेटर एंड स्ट्रक्चरल जीन्स। तो लैक रिप्रेसर का जो प्रोडक्ट होगा वो एक ट्रांस एक्टिंग रेगुलेटरी जीन होगी, ठीक है। जो लैक रिप्रेसर होता है इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ, एक्चुअली इसका प्रोडक्ट नहीं, ये खुद एक प्रोडक्ट है किसका? ट्रांस एक्टिंग रेगुलेटरी जीन का, जो कि स्ट्रक्चरल जीन की ट्रांसक्रिप्शन को रेगुलेट करती है। रेगुलेटरी जीन जिसको आई जीन भी कहा जाता है बहुत बार के, क्यों? क्योंकि ये इनहिबिट करने का काम करती है ना। तो रेगुलेटरी जीन इसका नाम इसलिए दिया गया आई जीन क्योंकि ये लैक रिप्रेसर की तरह काम करेगी। जो रेगुलेटरी जीन आई जीन है मतलब इनहिबिटरी है, ये एनकोड करती है एक लैक रिप्रेसर को, और जो जेड वाई और ए हमारे पास जीन्स हैं उनके एक्सप्रेशन को ब्लॉक कर देती है। लैक रिप्रेसर याद रखिएगा, लैक रिप्रेसर एक होमोटेट्रामर है जिसमें आपको 4 सेम तरह की सब यूनिट्स दिखाई देती हैं। लैक रिप्रेसर का बहुत ज्यादा एफिनिटी होता है लैक ऑपरेटर के लिए। लैक ऑपरेटर में भी खास तौर पे जो O1 जो प्राइमरी ऑपरेटर होता है उसके लिए। तो लैक रिप्रेसर इज अ होमोटेट्रामर। अब लैक रिप्रेसर जो है वो लैक ऑपरेटर के साथ बाइंड करेगा, क्योंकि लैक रिप्रेसर का जो एफिनिटी है वो किसके लिए है? लैक ऑपरेटर के लिए है। तो बाय बाइंडिंग टू लैक ऑपरेटर ये क्या करेगा? ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन को रोक देगा, जो कि किसके थ्रू होनी थी? आरएनए पॉलीमरेज के थ्रू होनी थी। आरएनए पॉलीमरेज प्रमोटर के साथ जुड़ता है, ठीक है। तो अब ये क्या करेगा? लैक रिप्रेसर जब ऑपरेटर के साथ बाइंड करता है तो आरएनए पॉलीमरेज से होने वाली ट्रांसक्रिप्शन जो है वो इनिशिएट नहीं हो पाती है, ठीक है। एक टाइम पे बात करेंगे तो एक टाइम पे 4 सब यूनिट है ना लैक रिप्रेसर की, तो 4 में से 2 ही सब यूनिट जो होती हैं रिप्रेसर की वो ऑपरेटर के साथ बाइंड करती हैं। मतलब एक बार में जो अटैच हुआ एकदम से, तो लैक रिप्रेसर की 2 ही सब यूनिट जो हैं रिप्रेसर के साथ बाइंड करेंगी, ऑपरेटर के साथ बाइंड करेंगी, और फिर कहाँ बाइंड करती हैं? जो ऑपरेटर में मेजर ग्रुप होता है वहां बाइंड करती हैं। अब ऑपरेटर रीजन जो हो गया ना, आप समझ रहे हैं ऑपरेटर कहाँ है? बताइए, डीएनए पे है ना। तो डीएनए में मेजर और माइनर ग्रुप होता है कि नहीं होता है? बिल्कुल होता है। तो
एक टाइम पे लैक रिप्रेशर का सिर्फ 2 सब यूनिट जो है ऑपरेटर के साथ जुड़ता है मेजर ग्रूव में। लैक रिप्रेशर में 2 रिकॉग्निशन साइट्स होती हैं। कितनी है? लैक रिप्रेशर में 2 रिकॉग्निशन साइट्स हैं। एक डीएनए बाइंडिंग साइट, मतलब लैक रिप्रेशर का एक साइट जो कि डीएनए से बाइंड करेगा, और दूसरा साइट जो कि एक एलोस्टेरिक साइट है और वो बाइंड करता है लैक्टोज के साथ। मतलब लैक रिप्रेशर पे 2 साइट्स हमको मिलती हैं। एक डीएनए के साथ बाइंड करने वाला साइट, जो डीएनए बाइंडिंग साइट होगा वो ऑपरेटर को रिकॉग्नाइज करेगा, क्योंकि डीएनए बाइंडिंग ऑपरेटर कहाँ है? डीएनए पे है। तो डीएनए बाइंडिंग साइट किसको रिकॉग्नाइज कर सकता है? ऑपरेटर को रिकॉग्नाइज कर सकता है डीएनए पे। और एन एलोस्टेरिक साइट जो है वो लैक्टोज के साथ बाइंड करेगी, या फिर लैक्टोज के जो एनालॉग्स होते हैं उसके सिमिलर जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके साथ भी बाइंड कर सकती है। अब जब भी रिप्रेशर लैक्टोज और लैक्टोज एनालॉग से बाइंड करेगा, क्या होगा? इट अंडरगोज अ कॉन्फर्मेशनल चेंज। जब भी रिप्रेशर लैक्टोज या उसके एनालॉग्स के साथ बाइंड करेगा, उसमें कुछ चेंज आएगा तो उसकी जो एफिनिटी है ऑपरेटर के साथ जुड़ने की वो नहीं रहती है, और इसीलिए जब भी लैक्टोज रहेगा रिप्रेशर जो है ऑपरेटर के साथ नहीं बाइंड कर पाता है। समझ गए आप? ठीक है, अब जानते हैं एग्जैक्टली इंड्यूसिबल ऑपेरोन क्या है। ठीक है, यहाँ एनिमेशन आपको दिखाई दे रहा है, आप यहाँ देख सकते हैं कि किस तरह से काम हुआ है। पहले आपने स्टार्ट में देखा होगा ये डीएनए पॉलीमरेज है, ये आपके पास रिप्रेशर था, ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल था, ग्लूकोज मॉलिक्यूल इसके साथ बाइंड किया तो ये ऑपरेटर के साथ नहीं जुड़ पाया। जब ये ऑपरेटर के साथ नहीं जुड़ पाया तो हमारे पास लैक जेड वाई और ए का जो है वो ट्रांसक्रिप्शन हो गया है। लेकिन अगर ये इसके साथ नहीं जुड़ता, ये जो हमारे पास यहाँ प्रमोटर हमारे पास है, जो हमारे पास इंड्यूसर है लैक्टोज है, अगर ये नहीं जुड़ता तो क्या होता? तो हमारे पास जो है वो ये जो हमारा रिप्रेशर है वो यहाँ बाइंड कर जाता ऑपरेटर के साथ, और फाइनली इन जीन्स का ट्रांसक्रिप्शन नहीं हो पाता। समझ गए आप? ठीक है, चलिए। सो इंड्यूसिबल ऑपेरोन जो है ये एक ऑपेरोन है जो एक्सप्रेस करता है खुद को कब? एक पर्टिकुलर सब्सटेंस की प्रेजेंस में। इंड्यूसिबल ऑपेरोन खुद को सिर्फ तभी एक्सप्रेस कर पाता है जब एक पर्टिकुलर सब्सटेंस होता है जिसको इंड्यूसर कहते हैं। लैक ऑपेरोन एक इंड्यूसिबल ऑपेरोन का ही एग्जाम्पल आता है। जो भी सब्सटेंसेस ट्रांसक्रिप्शन का इनिशिएशन, मतलब ट्रांसक्रिप्शन करवाते हैं स्ट्रक्चरल जीन्स की, जो भी सब्सटेंसेस जो हैं रेगुलेटरी प्रोटीन या रिप्रेशर के साथ बाइंड कर पाते हैं, रिप्रेशर को हटा पाते हैं साइड में, उसको रोकते हैं ऑपरेटर से जुड़ने से, और फिर अलाउ करते हैं ट्रांसक्रिप्शन ऑफ स्ट्रक्चरल जीन, ऐसे सब्सटेंसेस को इंड्यूसर कहते हैं। हम समझ चुके हैं कि लैक ऑपेरोन में लैक्टोज और उसके एनालॉग ही एक्ट करते हैं एज अ इंड्यूसर। फाइन। अब नेगेटिव रेगुलेशन ऑफ लैक ऑपेरोन, तो जो एग्जैक्टली लैक ऑपेरोन है उसका नेगेटिव रेगुलेशन कैसे होता है? हम जानते हैं कि लैक ऑपेरोन जो है वो नेगेटिवली रेगुलेटेड है। कैसे? क्योंकि जब रिप्रेशर ऑपरेटर के साथ बाइंड करेगा तो ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगी स्ट्रक्चरल जीन्स की, तो हम बोल सकते हैं कि लैक रिप्रेशर एक नेगेटिव रेगुलेटर है जो कि रिप्रेस कर सकता है ऑपरेटर को, और कोई भी बीटा गैलेक्टोसाइडेज, बीटा गैलेक्टोसाइड, परमिएज और बीटा गैलेक्टोसाइड ट्रांसएसिटाइलेज जो है वो नहीं बनेंगे। और जब इंड्यूसर प्रेजेंट होगा तो वो इंड्यूसर जो है रिप्रेशर की, लैक रिप्रेशर की एलोस्टेरिक साइट पे जाके बाइंड करेगा, और अब जब इंड्यूसर लैक रिप्रेशर की एलोस्टेरिक साइट पे बाइंड कर चुका है तो अब रिप्रेशर जो है वो ऑपरेटर के साथ बाइंड नहीं कर सकता है, क्योंकि इंड्यूसर ने कुछ कॉन्फर्मेशनल चेंज कर दिया लैक रिप्रेशर में, जिसकी वजह से लैक रिप्रेशर का जो एफिनिटी था फॉर ऑपरेटर वो खत्म हो गया। मेन जो लैक्टोज, जो मेन इंड्यूसर होता है वो लैक्टोज नहीं, वो एलोलैक्टोज होता है जो कि एनालॉग है लैक्टोज का है।
ग्रेच्यूटस इंड्यूसर क्या होता है? देखिए, ये एक ऐसा इंड्यूसर है जो इंड्यूस तो करेगा। अब लैक्टोज देखिए, लैक्टोज इंड्यूस करता है, इंडक्शन की वजह से जो है वो ट्रांसक्रिप्शन हो जाएगा जीन्स का, जो जीन्स फिर ट्रांसक्राइब होके उनका जो प्रोडक्ट आएगा बीटा गैलेक्टोसाइडेज भी आएगा। और बीटा गैलेक्टोसाइडेज जो है उसका अगेन उसका जो टारगेट है, उसका जो सबस्ट्रेट है वो लैक्टोज है। तो बीटा गैलेक्टोसाइडेज लैक्टोज को ही, लैक्टोज एक इंड्यूसर है लेकिन जो प्रोडक्ट आएगा उसके लिए वो सबस्ट्रेट की तरह होगा, ठीक है, और लैक्टोज को वो ब्रेक डाउन कर देगा। लेकिन अब ऐसा इंड्यूसर जो खुद बीटा गैलेक्टोसाइडेज का सबस्ट्रेट नहीं होता है उसको हम ग्रेच्यूटस इंड्यूसर कहते हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल हमारे पास आता है आइसोप्रोपाइल थायोगैलेक्टोसाइड। आइसोप्रोपाइल थायोगैलेक्टोसाइड IPTG ये नेचुरल नहीं, एक सिंथेटिक एनालॉग है लैक्टोज का, जो कि इंड्यूसर तो है लेकिन खुद बीटा गैलेक्टोसाइडेज जो सबस्ट्रेट उसका सबस्ट्रेट नहीं बनता है। पता चल गया, लैक ऑपेरोन का नेगेटिव रेगुलेशन होता है रिप्रेशर के थ्रू। रिप्रेशर जो है वो उसको एक ट्रांस रेगुलेट, ये एक प्रोडक्ट है ट्रांस रेगुलेटरी। लैक म्यूटेशंस, लैक म्यूटेशंस क्या होंगी? कॉन्स्टिट्यूटिव म्यूटेशंस होती हैं, अनइंड्यूसिबल म्यूटेशंस हो सकती हैं, डोमिनेंट म्यूटेशंस भी हो सकती हैं, रिसेसिव भी हो सकती हैं, सिस एक्टिंग और ट्रांस एक्टिंग भी हो सकती हैं। इस चीज को ध्यान से पढ़िएगा। नेक्स्ट कल मैं आपको जो भी आपका नेक्स्ट लेक्चर रहेगा उसमें आप मीरोजाइगोट वाला जो टॉपिक रहता है वो भी कवर करवाऊंगी, लेकिन उसके लिए जरूरी है पहले कि आपको ये वाला टॉपिक जरूर आता हो, ठीक है। तो जैसे आपने कॉन्स्टिट्यूटिव ऑपेरोन पढ़ा, वो खुद को कॉन्टिन्यूअसली क्या करता रहेगा, एक्सप्रेस करता ही रहेगा। लेकिन कॉन्स्टिट्यूटिव म्यूटेशन क्या है, ध्यान से सुनिएगा। अ म्यूटेटेड जीन which is being transcribed continuously even in the absence of an inducer is called constitutively mutated gene. Okay, एक म्यूटेटेड जीन जिसको बार बार ट्रांसक्रिप्शन की जाती है कॉन्टिन्यूसली इवन इंड्यूसर की एब्सेंस में भी, तो इसको हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूटिवली म्यूटेटेड जीन। कॉन्स्टिट्यूटिव लैक म्यूटेशंस जो होती हैं उनमें ऑल द 3 जीन्स आर नॉट टर्न ऑफ इवन इफ लैक्टोज इज एब्सेंट। ओके, अगर लैक्टोज एब्सेंट भी है, ध्यान से सुनिए मेरी बात को, कॉन्स्टिट्यूटिव म्यूटेशन क्या है भाई? एक जीन में ऐसी म्यूटेशन हो गया है, अगर लैक्टोज प्रेजेंट नहीं था तब तो रिप्रेस कर देता था ना तीनों जीन्स के काम को, क्योंकि वो ऑपरेटर के साथ जुड़ता था और जो RNA पॉलीमरेज और प्रोमोटर के साथ जुड़ना है और उसको आप आगे इनिशिएट करना है ट्रांसक्रिप्शन को, वो काम नहीं होने देता था। लेकिन कॉन्स्टिट्यूटिव म्यूटेशन ऐसा म्यूटेशन हो गया जीन में कि वो कॉन्टिन्यूसली ट्रांसक्राइब कर रही है चाहे इंड्यूसर नहीं भी है। ऐसे ही जीन्स को हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूटिवली म्यूटेटेड जीन। और कॉन्स्टिट्यूटिव लैक ऑपेरोन जो है उसमें तीनों जीन्स क्या करती रहती हैं, टर्न ऑफ, डबल एफ रहेगा, टर्न ऑफ नहीं होगी, कॉन्टिन्यूसली सिंथेसिस करती रहेंगी चाहे लैक्टोज नहीं भी है। फाइन। अब एक अनइंड्यूसिबल म्यूटेशन, ये कॉन्स्टिट्यूटिव म्यूटेशन से अलग होता है। कॉन्स्टिट्यूटिव कॉन्टिन्यूसली जो है वो क्या कर रहा है, चाहे इंड्यूसर भी नहीं है फिर भी खुद को एक्सप्रेस किए जा रहा है। अनइंड्यूसिबल में क्या होगा, ये जो है नहीं कर पाती हैं, ये ट्रांसक्राइब नहीं कर पाएंगी। अब आप चाहे लैक्टोज भी ले आओ, अनइंड्यूसिबल म्यूटेशन, जीन में ऐसा म्यूटेशन हो गया है कि आप उसको लैक्टोज भी दे दो फिर भी वो अपना काम नहीं कर पाएंगे, उनका ट्रांसक्रिप्शन जो है वो नहीं हो पाएगा। तो समझ गए, कॉन्स्टिट्यूटिव म्यूटेशन में क्या होगा, कॉन्टिन्यूसली जीन्स खुद को एक्सप्रेस करेंगी, अपना प्रोडक्ट देंगी, इवन इंड्यूसर नहीं भी है तब भी। और अनइंड्यूसिबल में चाहे हमारे पास इंड्यूसर जो है वो है भी तब भी जो है वो इंडक्शन नहीं होगा, म्यूटेशन नहीं होगी। समझ रहे हैं ना आप, लैक्टोज का होना जरूरी होता है ताकि जीन्स जो है उनको टर्न ऑन किया जा सके। अगर लैक्टोज जो है वो एब्सेंट है तो क्या होगा, जीन्स जो है वो टर्न ऑफ रहेंगी। लेकिन कॉन्स्टिट्यूटिव में क्या हो रहा है, लैक्टोज नहीं भी है फिर भी जीन्स टर्न
ऑन है, और अनइंड्यूसिबल में क्या हो रहा है, लैक्टोज है फिर भी जीन्स जो है उनका ट्रांसक्रिप्शन नहीं हो रहा है, वो ऑन नहीं हो रही है। अब डोमिनेंट म्यूटेशन, रिसेसिव म्यूटेशन आप बहुत नॉर्मल सा है, समझते हैं कि डोमिनेंट म्यूटेशन क्या होता है, रिसेसिव म्यूटेशन क्या होता है ना। तो जो भी जो डोमिनेंट है म्यूटेशन या रिसेसिव है म्यूटेशन, ये जानने के लिए आप क्या करेंगे, एक वाइल्ड टाइप लैक ऑपेरोन का जो स्ट्रेन होगा, ठीक है, उसको कहाँ इंड्यूस कर देंगे, देखिए, टू डिटरमाइन वेदर द म्यूटेशन इज डोमिनेंट और रिसेसिव, इंट्रोड्यूसिंग, यू कैन नो इट by introducing a wild type lac operon into a strain with the lac mutation। आपको wild type जो है lac operon इंड्यूस करना है ऐसे में, ऐसे स्ट्रेन में जिसमें लैक म्यूटेशन है, ठीक है। तो लैक पॉजिटिव मतलब वाइल्ड टाइप हो गया, लैक नेगेटिव मतलब म्यूटेंट टाइप हो गया। अगर जो म्यूटेंट टाइप है, अगर म्यूटेशन रिसेसिव है, ठीक है, तो डेफिनेटली अगर हम वाइल्ड टाइप का इंट्रोडक्शन करेंगे वहां, अगर रिसेसिव है म्यूटेशन, तो अगर आप वहां पे वाइल्ड टाइप का इंट्रोडक्शन करते हैं, वहां किसी जो भी सेल है, ये मतलब चलिए ढंग से फिर से बताती हूँ। एस्चेरिशिया कोलाई है, एक एस्चेरिशिया कोलाई ऐसा है जिसमें लैक म्यूटेशन है। लैक म्यूटेशन के लिए उसमें मोस्टली क्या रहेगी, लैक आई नेगेटिव जीन रहेगी, ओके। तो उसमें लैक म्यूटेशन है, फाइन। अब आपको जानना है कि क्या है ये इसमें जो म्यूटेशन है वो रिसेसिव है या डोमिनेंट है। अगर वो म्यूटेशन रिसेसिव है तो आप वाइल्ड टाइप जीन को उस ई कोलाई में डाल दीजिए, उसका जो फंक्शन है, उसका जो कंट्रोल पावर है ट्रांसक्रिप्शन पे, वो बिल्कुल रिस्टोर हो जाएगा। आइदर जो आपका म्यूटेंट टाइप है, म्यूटेंट उसमें जीन था वो प्रेजेंट है या एब्सेंट है। समझ गए आप कि कैसे डोमिनेंट और रिसेसिव को पहचानना है। अगर म्यूटेशन रिसेसिव है तो आप वाइल्ड टाइप लाएंगे, डोमिनेंट लाएंगे, उस स्ट्रेन को, उस ऑपेरोन को उस पर्टिकुलर इकोलाई के स्ट्रेन में इंट्रोड्यूस कर देंगे। तो चाहे फिर म्यूटेंट जीन है या नहीं है, जो हमारे पास वाइल्ड टाइप आया है वो खुद को एक्सप्रेस कर लेगा। अगर हमारे पास रिसेसिव है, क्योंकि रिसेसिव फिर डोमिनेंट के सामने खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा ना। अब सिस एक्टिंग जो है, सिस एक्टिंग म्यूटेशन कैसी होती हैं, वो दीज अफेक्ट ओनली द एक्सप्रेशन ऑफ जीन्स ऑन द सेम डीएनए वेयर इट अकर्स। तो ये जहां पे होती हैं उसी डीएनए के एक्सप्रेशन को चेंज कर देंगी। वाइल ट्रांस एक्टिंग जो है ये डिफरेंट सेगमेंट पे भी अपना अफेक्ट शो कर सकती हैं, ठीक है। चलिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट जिसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहता है बहुत सारे लोगों को, आपका यही कंफ्यूजन मुझे दूर करना है ताकि आपको चीजें समझने में प्रॉब्लम नहीं हो। ये तो आपको समझ के लैक आई नेगेटिव, इसका मतलब आप समझ के म्यूटेंट है, या तो ये रिप्रेशर बना नहीं पा रहा है, या फिर जो भी ये रिप्रेशर सिंथेसाइज कर रहा है वो नॉन फंक्शनल है। समझ के, आई इनहिबिटरी का म्यूटेशन हो गया है। पहले इनहिबिटरी नॉर्मल रिप्रेशर डालता था, जब मतलब नॉर्मल रिप्रेशर बनाता था ना, इनहिबिटरी प्रोटीन जो है, रेगुलेटरी प्रोटीन जो है नॉर्मल रिप्रेशर बनाता था। लेकिन उसका अगर म्यूटेशन हो गया है, म्यूटेंट टाइप है, तो या तो वो सिंथेसाइज ही नहीं कर पाएगा रिप्रेशर को, अगर सिंथेसाइज कर भी लिया है तो वो रिप्रेशर नॉन फंक्शनल होगा, ठीक है। अब देखिए, अगर किसी भी एशेरिशिया कोलाई में हमें म्यूटेंट टाइप ऐसा देखने को मिलता है ऑपेरोन में, जो रेगुलेटरी जीन है, तो डेफिनेटली वो एक रिप्रेशर ही नहीं सिंथेसाइज कर पाएगा। जब रिप्रेशर नहीं सिंथेसाइज कर पाएगा या फिर नॉन फंक्शनल रिप्रेशर सिंथेसाइज कर पाएगा, तो क्या होगा, रिप्रेशर तो आएगा ही नहीं, काम ही नहीं करेगा। तो कॉन्टिन्यूअसली जो स्ट्रक्चरल जीन है वो अपना एक्सप्रेशन देती रहेंगी। तो हमको ऐसा ऑपेरोन जिसमें लैक आई म्यूटेंट है, म्यूटेंट जीन है, उसमें कॉन्स्टिट्यूटिव एक्सप्रेशन देखने को मिलेगा लैक ऑपेरोन का। जनरली रिसेसिव होता है और ट्रांस एक्टिंग होता है, ओके। अब लैक आई एस, ओके, लैक आई एस, अब ये एस क्या है, ठीक है, अनइंड्यूसिबल है, ठीक। ऐसा म्यूटेंट जो है ये डोमिनेंट होता है, ट्रांस एक्टिंग होता है और अनइंड्यूसिबल होता है, ठीक है। ये रिप्रेजेंटेशन है इनका, जो यहां लिखा है ये रिप्रेजेंटेशन है। ऐसा जो म्यूटेंट है वो डोमिनेंट है,
ट्रांस एक्टिंग हो सकता है, और अनइंड्यूसिबल मतलब इट चेंजेस द रिफ्रेशर सो दैट इट कैन नो लॉन्गर बाइंड द इंड्यूसर। ठीक है, यहां पे ये जो है अनइंड्यूसिबल कर देगा। अनइंड्यूसिबल क्या हो जाएगा कि हमारे पास जो है अब हम इंडक्शन कर ही नहीं पाएंगे ट्रांसक्रिप्शन का। कैसे नहीं कर पाएंगे? अब हमारे पास ऐसा जो हमारे पास रहेगा, बताइए, ऐसा हमारे पास जो ऑपरेटर रहेगा जहां हमको इस तरह का लैक आई एस, इस तरह का म्यूटेंट देखने को मिलेगा, म्यूटेंट जीन होगी, तो क्या ऐसा ऑपेरोन का जो स्ट्रक्चरल जीन्स होंगी वो खुद को एक्सप्रेस कर पाएंगी? वो खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगी। क्यों? क्योंकि इसमें ये डोमिनेंट है, दूसरा ट्रांस एक्टिंग है, अनइंड्यूसिबल है। मतलब अनइंड्यूसिबल ऑपेरोन आपके पास होगा। क्यों? क्योंकि यहां पे रिप्रेशर जो है उसमें चेंज आ जाता है, और अब वो इंड्यूसर के साथ बाइंड ही नहीं कर पाता है। जब इंड्यूसर के साथ बाइंड ही नहीं कर पाएगा तो क्या फिर ऑपरेटर जो है वो अपना काम कर पाएगा? नहीं, क्योंकि रिप्रेशर बाइंड ही नहीं हुआ इंड्यूसर के साथ, है ना, लैक्टोज के साथ। वो आराम से जाएगा ऑपरेटर पे और आगे ट्रांसक्रिप्शन को रोक देगा। समझ गए? और आता है लैक आई नेगेटिव डी। इसका क्या मतलब होता है? इसको बोलते हैं डोमिनेंट नेगेटिव। डोमिनेंट नेगेटिव ये क्या है मैम? ये कैसी डोमिनेंट नेगेटिव कैसे हो गया? देखिए, आप जानते हैं कब ये कहा होता है, इट अकर्स इन द डीएनए बाइंडिंग साइट ऑफ द प्रोटीन। जो डोमिनेंट नेगेटिव आपको म्यूटेशन देखने को मिलती है लैक ऑपेरोन की, जो रेगुलेटरी प्रोटीन है, आई का मतलब है रेगुलेटरी प्रोटीन्स की म्यूटेशंस हैं ये। लैक ऑपेरोन की जो रेगुलेटरी प्रोटीन में आपको डोमिनेंट नेगेटिव म्यूटेशन देखने को मिलता है, वो मेनली कहाँ होता है? जो डीएनए बाइंडिंग साइट हो। इट अकर्स इन द डीएनए बाइंडिंग साइट ऑफ द प्रोटीन। अब ये पॉसिबल है क्यों? क्योंकि हमें पता है कि रेगुलेटरी जीन जो है वो कैसा उसमें फॉर्मेशन होता है, होमोटेट्रामर होते हैं, पढ़ा था हमने। तो ये जो जीन है इट फंक्शन एज अ पॉइजन सब यूनिट इन द रिप्रेशर टेट्रामर, लीडिंग टू कॉन्स्टिट्यूटिव एक्सप्रेशन इवन व्हेन द वाइल्ड टाइप सब यूनिट्स आर प्रेजेंट। ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, क्या कहा यहां पे? ये इसकी एक सब यूनिट होगी जो क्या अगर वो बाइंड कर गई है ना डीएनए बाइंडिंग साइट पे, तो अब क्या होगा? वो एक पॉइजन सब यूनिट की तरह काम करेगी। ठीक है, पॉइजन सब यूनिट की तरह काम करेगी, और क्या करेगी? कहाँ पे? इट फंक्शन एज अ पॉइजन सब यूनिट इन द रिप्रेशर टेट्रामर। टेट्रामर जो है वो अपना काम नहीं कर पाएगा, और कॉन्टिन्यूअस हमको एक्सप्रेशन देखने को मिलेगा। किसका? किसका कॉन्टिन्यूअस एक्सप्रेशन देखने को मिलेगा हमें? बताइए। जो हमारी स्ट्रक्चरल जीन्स हैं, टेट्रामर है, ध्यान से सुनिए, टेट्रामर है, 2 सब यूनिट, 4 सब यूनिट होती हैं, एक टाइम पे 2 जुड़ती हैं। अब ये डोमिनेंट नेगेटिव क्यों है? कि ऐसा इतना मतलब जो डोमिनेंट नेगेटिव है लेकिन डोमिनेंट है, मतलब आगे आपके पास वाइल्ड टाइप भी है ना, वाइल्ड टाइप भी जीन है। जो 3 सब यूनिट है ना, वो 3 सब यूनिट वाइल्ड टाइप भी हैं, तब भी जो एक डोमिनेंट नेगेटिव है वो उनके काम को बंद कर देगी, पॉइजन की तरह काम करेगी वो सब यूनिट रिप्रेशर के टेट्रामर के लिए, और वो रिप्रेशर जो है आगे बाइंड नहीं करेगा, और हमको कॉन्स्टिट्यूटिव जो है वो एक्सप्रेशन देखने को मिलेगा हमारी स्ट्रक्चरल जीन का। ठीक है, हमको कॉन्स्टिट्यूटिव उनका ट्रांसक्रिप्शन देखने को मिलेगा। समझ आ गया? अब लैक ऑपरेटर पे, ये लैक ओसी मतलब ये लैक ऑपरेटर पे है, ऑपरेटर रीजन पे म्यूटेशन है, जो अब ऑपरेटर में है। तो अब ये क्या करेगा? अब ये अपने साथ रिप्रेशर को नहीं बाइंड करने देगा, और हेंस ट्रांसक्रिप्शन जो है वो हमको देखने को मिलेगी या नहीं? ऑब्वियसली कॉन्स्टिट्यूटिव, क्योंकि ऑपरेटर जो है रिप्रेशर को बाइंड नहीं होने दे रहा है, तो ये डोमिनेंट होता है। ये कैसा है? डोमिनेंट है, सिस एक्टिंग है, कॉन्स्टिट्यूटिव है। और लैक पी प्रमोटर पे होता है ना, तो यहाँ पे रिसेसिव होगा, सिस एक्टिंग होगा, एंड अनइंड्यूसिबल म्यूटेशन होगी। लैक पी पे अगर हो गया हमारे पास म्यूटेशन, तो ये खासतौर पे रिसेसिव म्यूटेशन है, मतलब आप वाइल्ड टाइप डालेंगे तो रिस्टोर हो जाएगा फंक्शन। सिस एक्टिंग होगी, अनइंड्यूसिबल म्यूटेशन मतलब इंड्यूस नहीं कर पाएंगे आप, अब ऑपेरोन को इंड्यूस नहीं कर पाएंगे, काम नहीं, आगे आपके पास ट्रांसक्रिप्शन नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो लैक पी अनइंड्यूसिबल हो गया, और लैक जो इनहिबिटरी प्रोटीन है एस,
उसमें जो टाइप की म्यूटेशन देखने को मिलते हैं वो भी कैसा हो गया, अनइंड्यूसिबल। बाकी आपको कैसे देखने को मिला, कॉन्स्टिट्यूटिव एक्सप्रेशन। आई होप क्लियर है। कल हम मीरोजाइगोट्स के बारे में पढ़ते हैं, और तब तक के लिए वीडियो को लाइक करो, ठीक है, चलिए शेयर जरूर करिए, और अपना ध्यान रखिए। जहां आप हमें फॉलो करना चाहते हैं वहां फॉलो करिए। थैंक यू, स्टे सेफ, टेक केयर।